हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी का बी सेमेस्टर सिक्स्थ का जो पेपर अभी रिसेंट हुआ है 2025-6 का सेशन का जो पेपर हुआ है, ये आपका रीसेंट पेपर है जो अभी हुआ। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बीए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अभी पेपर दे के आए हैं तो आप अपना जो पेपर है उसे मैच कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस को, कि आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया था, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेपर सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज जी.एस. घुरिये बॉर्न। यहाँ पे जी.एस. घुरिया लिखा हुआ है, ये जी.एस. घुरिये हैं आपके फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, जिन्हें हम क्या जानते हैं जी.एस. घुरिये। तो जी.एस. घुरिये है, ये घुरिया नहीं है। जी.एस. घुरिये का जन्म किस साल में हुआ था, ये आपसे पूछा है, बर्थ ईयर पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। आप पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है उनका बर्थ कब हुआ। तो बर्थ ईयर है आपका 1893, 1880, 1850 एंड 1800। तो इनका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1893। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। तो जो भी हमारा ग्रामीण भारत है, जो हमारा रूरल्स इंडिया है, उसका अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, कौन सी बाधाएं आ रही हैं। धन का प्रभाव यानी कि लैक ऑफ मनी, भूमि का अभाव लैक ऑफ लैंड, और डिसएग्रीमेंट्स अमंग लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के बीच मतभेद, और लास्ट है आपका इलिटरेसी। तो कौन सी चीज़ जो है जिसकी वजह से रूरल इंडिया में बाधा आ रही है, सबसे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल है तो ये आपका अशिक्षा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण भारत में आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन के लिए, तो लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो ये आपका इलिटरेसी जो है ये एक बड़ी बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडेज पुअर आर नोन एज द ऑप्रेस्ड ऑफ अर्थ एंड द फोर्थ वर्ल्ड, हु सेड दिस। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो आज के गरीब हैं वो धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शंस हैं आपके, गुरनार मिल्डाल, ऑस्कर लेविस, फ्रांस फैनन और हर्बर्ट जे गेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका गुरनार मिल्डाल का स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। गुरनार मिल्डाल का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द किनशिप बिजनेस इन इंडिया। निम्नांकित में से कौन सा तत्व भारत में नातेदारी व्यवसाय को समझने के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो भी आपका यहाँ पे नातेदारी व्यवहार है, व्यवसाय है, उसे समझने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो आवश्यक नहीं है, ये बताना है। ऑप्शंस है आपका, लीनेज सिस्टम यानी कि वंश परंपरा, फिर है आपका मैरिज रिचुअल यानी कि वैवाहिक नियम, फिर है आपका एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स यानी कि उपहारों का आदान प्रदान, लास्ट है आपका फुलफिलमेंट ऑफ रिचुअल यानी कि संस्कारों की पूर्ति। तो जो भारत में नातेदारी व्यवसाय है उसे समझने के लिए वंश परंपरा, वैवाहिक नियम, उपहारों का आदान प्रदान, ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट संस्कारों की पूर्ति, जो फुलफिलमेंट ऑफ रिचुअल है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, कर्वेस रिसर्च वर्क फोकस्ड ऑन। कर्वे का जो शोध कार्य था उसका विषय क्या था। ऑप्शंस हैं आपके, नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ ह्यूमन स्कल एंड बोन्स, हिंदी सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, जो क्योंकि किनशिप के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं इरावती कर्वे, तो इनकी डिटेल बुक है इरावती कर्वे की। इसके अलावा ये हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन भी लिखते हैं, लेकिन जो इनका रिसर्च वर्क था उसमें ये नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ ह्यूमन स्कल एंड बोन्स है। ये करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुखर्जी, एंड वैल्यूज आर सुपीरियर टू इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज दिस स्टेटमेंट इज। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार जो साध्य मूल और साधन मूल है, इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रिस्टिक वैल्यूज करके होता है। यहाँ पे एंड वैल्यूज दिया हुआ है, बट इसका इंग्लिश वर्जन दूसरा होता है। हिंदी में तो साध्य और साधन ही है। जो साध्य मूल है वो साधन संबंधी मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू ओनली इन सम सोसाइटीज और कंट्रोवर्शियल है, विवादपूर्ण है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि ये सही है, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव डिड आंद्रे बेते डिलीवर हिज लेक्चर। आंद्रे बेते ने किस दृष्टिकोण से अपने व्याख्यान दिए? आंद्रे बेते थिंकर थे, उन्होंने अपने जो भी व्याख्यान दिए या लेक्चर्स दिए हैं वो किस पर्सपेक्टिव से दिए हैं? कौन सा उन्होंने पर्सपेक्टिव यूज़ किया है? एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल। मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और दार्शनिक। तो ये जो आपके आंद्रे बेते थे, इन्होंने जो पर्सपेक्टिव यूज़ किया है वो समाजशास्त्रीय है, यानी कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज़ किया है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बेते called call the system of society characterized by social, economic and cultural inequalities। जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं होती हैं, उससे संबंधित व्यवस्था को बेते ने किस नाम से संबोधित किया? जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानताएं होती हैं, उससे संबंधित व्यवस्था को बेते ने किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन है आपके, असंगत सामाजिक व्यवस्था, विभेदीकृत व्यवस्था, असमान सामाजिक व्यवस्था या फिर विघटित व्यवस्था। तो इनकम्पैटिबल सोशल सिस्टम, डिफरेंशिएटेड सोशल सिस्टम, इक्वल सोशल सिस्टम, डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसमें क्या करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनकम्पैटिबल सोशल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असंगत सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज एस.सी. दुबे कंसीडर अ मेजर ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट? एस.सी. दुबे ने निम्नांकित में से किस दशा को विकास की एक मुख्य बाधा माना है? ऑप्शंस हैं आपके, सजातीय विविधताएं, राष्ट्रभाषा का अभाव, निर्भरता या बेरोजगारी, नेतृत्व का वर्तमान संकट। ethnic diversity, lack of national language, poverty and unemployment, the current leadership crisis। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेतृत्व का वर्तमान संकट, यानी कि करंट लीडरशिप क्राइसिस। तो जो एस.सी. दुबे हैं वो किस दशा को विकास की बाधा मानते हैं? तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का क्राइसिस है, यानी कि नेतृत्व जो है उसका संकट है। नेक्स्ट है आपका, इनिशियली सोशोलॉजी वॉज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एट लखनऊ यूनिवर्सिटी बट वॉज इंटीग्रेटेड विद वन ऑफ सब्जेक्ट। प्रारंभ में जो लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं चलाया गया, अपितु एक विषय के साथ जोड़ा गया। वो विषय था आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान और फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इकोनॉमिक्स होगा, यानी कि आपका अर्थशास्त्र है। जो स्टार्टिंग में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी को पढ़ाना स्टार्ट किया गया तो वो एक अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं था, ये इकोनॉमिक्स के साथ इसे जोड़ के पढ़ाना स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एज अ कंबाइंड फिनोमिना। निम्नलिखित में से किस विचारक ने आर्थिक और सामाजिक विकास को एक संयुक्त दशा के रूप में स्पष्ट किया है? ऑप्शन है आपका आंद्रे बेटे, एसी दुबे, एम एन श्रीनिवास और योगेंद्र सिंह। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा कि आर्थिक और सामाजिक विकास को एक संयुक्त दशा के रूप में देखना, ये आपके एम एन श्रीनिवास हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड व्हेन अ क्लास इज हेरिडेटरी with some persistence we can call it a caste। निम्न में से किस विचारक ने कहा कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक हो जाता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके एन के दत्त, जी एस गुरिये, हर्बर्ट रिसले और सी एच कूले। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी एच कूले है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सॉरी डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है जब एक वर्ग जो है वो आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कूले ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ टी एन मजूमदार फेमस वर्क इन विच ही डिस्कस्ड इंडियन इथनोग्राफी। टी एन मजूमदार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने भारतीय नववंश विज्ञान पर चर्चा की है? तो ऑप्शंस हैं आपके कास्ट इन इंडिया, होमो हायरार्किस, द रिमेंबर्ड विलेज, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है कि जो ऑप्शंस आपके दिए हैं उसमें से ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि होमो हायरार्किस जो है वो लुई डूमो की बुक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रिमेंबर्ड विलेज जो है ये आपके एम एन श्रीनिवास की बुक है। अगर आप ये जानते हैं तो आपके लिए इसे सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया जो बुक है ये मजूमदार की है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाकी के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड आई पी देसाई प्राइमरली स्टडी द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। आईपी देसाई ने मुख्य रूप से किस स्थान पर संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूपों का अध्ययन किया था? तो जो आईपी देसाई हैं आपके, उन्होंने संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूपों का अध्ययन कहाँ पर किया है? ऑप्शन है आपका रामपुरा, किशनगढ़ी, शमीरपेट, महुआ। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। या आपको पता है कि रामपुरा विलेज एम एन श्रीनिवास की स्टडी है, किशनगढ़ी विलेज मैगे मेरिट की स्टडी है, शमीरपेट विलेज जो है ये आपके एस दुबे की स्टडी है। तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है महुआ, ये आपका आईपी देसाई की स्टडी होगा, यानी कि राइट आंसर होगा आपका डी महुआ। इसमें राइट आंसर डी होगा, यानी कि महुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईपी देसाई व्हाट शुड बी द मेन क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ जॉइंट फैमिली। आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार को परिभाषित करने का मुख्य आधार जो है वो क्या होना चाहिए? जो आईपी देसाई हैं, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली की स्टडी डिटेल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या उसका मुख्य आधार बताया है ये पूछा गया है। केवल एक ही मकान में रहना, लिविंग इन अ सिंगल हाउस, अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की अधिक संख्या। फिर नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ अ सिंगल किचन, केवल एक रसोई का साझा होना, और फैमिली फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पारिवारिक प्रकार्यात्मकता और उत्तरदायित्व। तो इसमें जो राइट आंसर है ये आपका पारिवारिक प्रकार्यात्मकता और उत्तरदायित्व है।
राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फैमिली फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिफाइंड किनशिप बाय राइटिंग किनशिप सिस्टम include socially recognized relationship based on perceived and actual genealogical connection। किसने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में, क्वेश्चन है आपका, हु डिफाइंड किनशिप बाय राइटिंग किनशिप सिस्टम इंक्लूड सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन परसेव्ड एंड एक्चुअल जेनोलॉजिकल कनेक्शन। किसने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। ऑप्शंस हैं आपके रॉबिन फॉक्स, टी.एन. मदान, चार्ल्स फिनिक और पिकॉक। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका चार्ल्स फिनिक। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये आपके चार्ल्स फिनिक का है, चार्ल्स फिनिक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आंद्रे बेते विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लास। आंद्रे बेते के संदर्भ में वर्ग की अवधारणा से संबंधित कौन सा एक कथन सही है। सभी वर्गों में एक स्पष्ट वर्ग चेतना होती है। वर्गों के बीच संघर्ष एक आवश्यक दशा है। वर्गों के विभाजन का मुख्य आधार आर्थिक है। ग्रामों में विभिन्न वर्गों की जीवन शैली में भिन्नता होती है। All classes have a clear class consciousness. Conflict between classes is necessary conditions. The main basis of class division is economic. Last है आपका, there is a difference in the lifestyle of different classes in villages। तो ग्रामों में जो विभिन्न वर्गों की जीवन शैली है उसमें भिन्नता होती है। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन विलेज। ये स्टेटमेंट जो है आंध्र बेते के संदर्भ में वर्ग की अवधारणा के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बुक वाज पब्लिश बेस्ड ऑन वेरियस लेक्चर्स गिवन बाय आंध्र बेते। बेते द्वारा दिए गए विभिन्न व्याख्यानों को किस नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई है। ऑप्शन है आपका कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, एसेज ऑन सोशियोलॉजी, तुलनात्मक समाजशास्त्र पर निबंध, तुलनात्मक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र पर निबंध, तुलनात्मक समाजशास्त्र पर निबंध। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, एसे ऑन सोशियोलॉजी, एसे ऑन कंप्यूटर कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो ये इसका राइट आंसर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट वर्क बिगिन। तो जो ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह है ये योजना कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन है अक्टूबर 2, 1995, जनवरी 26, 1996, अगस्त 15, 1997 या फिर आपका 1 अप्रैल है 1999। तो ये जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये आपकी 1 अप्रैल 1999 को जो है वो बिगिन हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ये जो आपके आंसर्स हैं आप इन्हें एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं और ये आपके आंसर्स जो हैं ये आपकी जो आंसर की यूनिवर्सिटी ने दी है उसके बेसिस पे भी हैं, वहाँ से भी वेरीफाई किए गए हैं, बट फिर भी आप इन्हें एक बार अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ देसाई's फेमस बुक इन विच ही एनालाइज द फैमिली। देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने परिवार का विश्लेषण किया है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, द हिंदू फैमिली, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, क्लास क्लास कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो ये जो बुक्स हैं इसमें से आप अगर देसाई की बुक को देखेंगे तो आपको पता है कि जो ये सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ ये भी आपके देसाई की बुक है। ठीक, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है वो जी.एस. घुरिये की बुक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक दूसरे की है। तो ऐसे करके जो ये देसाई हैं उन्होंने परिवार का विश्लेषण सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी.एस. घुरिये की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिड देसाई
क्लासिफाई टू अंडरस्टैंड जॉइंटनेस। देसाई ने संयुक्तता को समझने के लिए कितने प्रकार के परिवारों का वर्णन किया है? 2 टाइप्स, 10 टाइप्स, 5 टाइप्स, 3 टाइप्स। तो देसाई ने संयुक्तता यानी कि जॉइंटनेस को समझने के लिए 5 टाइप की फैमिलीज जो हैं वो उन्होंने बताई हैं, 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। आंद्रे बेते डिड नॉट एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ विच ऑथर रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ पीस इन सोसाइटी। आंद्रे बेते ने कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित किस लेखक के विचारों को स्वीकार नहीं किया है? तो आंद्रे बेते जो थे उन्होंने किसके विचारों को स्वीकार नहीं किया है? तो रॉबर्ट बीरस्टीड, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास। तो उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के जो थॉट्स हैं उन्हें इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवेती का तात्पर्य है आगे बढ़ो। इस सूत्र से कौन सा विचारक अत्यधिक प्रभावित था? ऑप्शन है आपके भगवान दास, ए.के. सरन, एन.के. बोस, डी.पी. मुखर्जी। जो चरवेती का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। चरवेती मीन्स मूव फॉरवर्ड। विच थिंकर वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस प्रिंसिपल? तो इसमें से जो डीपी मुखर्जी हैं, डीपी मुखर्जी जो है वो आपके जो थिंकर हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फिलिंग इन द फिलिंग द ब्लैंक्स? स्टेटमेंट है संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो ये जो डैश दिया गया है यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की कैसी प्रक्रिया है? फॉर्मल है, इंटीग्रल इंटरनल है, वाइड है, कल्चरल है। फॉर्मल, इंटरनल, वाइड और कल्चरल यानी कि औपचारिक, आंतरिक, चौड़ा या फिर सांस्कृतिक। तो ये जो है आपकी संस्कृतिकरण ये आपकी इंटरनल प्रोसेस है यानी कि आंतरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द करेंट चेंज इन द फोक कल्चर? लोक संस्कृति में वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनसंचार से उत्पन्न मनोरंजन, गांव से नगरों की ओर प्रभाव, जनजातीय संस्कृति का प्रसार। डेमोक्रेटिक सिस्टम, entertainment generated by mass media, the flow from villages to city, spread of tribal culture। तो लोक संस्कृति जो है उसमें वर्तमान परिवर्तन के कारण जो है वो कहीं ना कहीं जनसंचार से जो उपयुक्त उत्पन्न मनोरंजन है यानी कि इंटरटेनमेंट जनरेटेड बाय मास मीडिया जो है वो ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। इस पेपर के आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत डिटेल हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम का हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट में कवर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें आप मैच कर सकते हैं, आपने इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट किया था और कौन सा आपका गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, उसे आप मैच कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं उन्हें इवेलुएट कर सकते हैं। और आगे मैं कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को और इसे पूरा पेपर इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। एंड जो भी आपके सोशोलॉजी के स्टूडेंट आपके टच में हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में, आपके जूनियर्स, उनसे आप इसे शेयर कर सकते हैं। या आप पीजीटी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नेट सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपके सीयूईटी सोशियोलॉजी के प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर आपका अभी 4th सेमेस्टर है, नेक्स्ट में जब आप 6th सेमेस्टर में आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो भी ये जो लेक्चर है आप इसे देख रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।